कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर साथ मरुस्थलों से भी जल निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार एक बार फिर बीपीएससी एडीओ के लिए इंग्लिश का महत्वपूर्ण सेट संख्या 4 के साथ नौकरी योद्धा चैनल पर उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस परीक्षा में आपके लिए अंग्रेजी क्वालिफाइंग करना बहुत बड़ा चैलेंज है और उस चैलेंज में सक्सेस करवाना ये मेरी जिम्मेवारी है। तो इससे पहले मैं जो भी वीडियो बनाया हूँ आप वहाँ पे जाएं और रिवीजन करें। मात्र 30 सेट में आपको इजीली क्वालिफाइंग कर देंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए चलते हैं। चौथे सेट का पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन क्या है, चेंज द स्टेटमेंट फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। जैसा कि जानते हैं कि ये बीपीएससी का एग्ज़ाम है और आपको ग्रामर पे फोकस करेगा और क्वालिफाइंग करना मस्ट है, 9 नंबर लाना है। तो आपको वॉइस से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसलिए आपका स्टडी बारीकी से होना चाहिए। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन है वॉइस से। तो वॉइस बनाने का क्या रूल होना चाहिए? अगर आप वॉइस नहीं बनाना जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं जैसे जैसे बोलूँगा वैसे वैसे आपको स्टेप फॉलो करना है। पहला क्या है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस में आपको जो वॉइस का रूल क्या है, तो सारे वॉइस का रूल लगाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में बैठे हैं, ऑप्शन पास में है। तो ऑप्शन को देखते हुए आपको क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम करना है, वर्ब के पास डायरेक्ट आप चले जाएं और देखिए किसी भी टेंस का अगर वॉइस बना रहे हैं ना तो टाइम का भी चेंज नहीं होगा। अगर प्रेजेंट की बात बोल रहा है तो प्रेजेंट में ही आंसर होना चाहिए। तो आप ऐसे भी आप डायरेक्ट ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए प्रेजेंट में कौन कौन सा सेंटेंस है। पहला प्रेजेंट में है, सेकंड आपका प्रेजेंट पास्ट में है, ये नहीं कभी नहीं आंसर होगा। बाद पास्ट में है, कभी आंसर नहीं होगा। अब आप दो में ऑप्शन में फंस सकते हैं। अब चलते हैं, जो मैं टिप्स बताता हूँ। पहला टिप्स यही है कि जो प्रेजेंट में तो प्रेजेंट वाला टेंस को ही आप फॉलो करेंगे, पास्ट को काट दें, फ्यूचर को काट दें। तो इस तरह से अगर एक्टिव वॉइस पास्ट सेंटेंस में है तो पास्ट में ही आंसर में ढूंढें, प्रेजेंट और फ्यूचर को हटा दें। अगर एक्टिव वॉइस आपका फ्यूचर में है तो फ्यूचर में आंसर ढूंढें, यानी प्रेजेंट और पास्ट को एलिमिनेट कर दें। तो जैसा कि अब आप पहला जो क्वेश्चन है इसका क्या आंसर होगा, तो मुझे 1 और 4 में, ये दोनों में क्या होगा जो ढूंढना है, बस कुछ नहीं। अब क्या काम करना है कि सेंटेंस का V1 को, एक या स्पीक प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। जब भी V1 आए वर्ब का पहला रूप, तो V1 को आप पैसिव वॉइस में, देखिए ये एक्टिव वॉइस की बात है। जब भी आप ऐसे करें, एक तरफ लिखिए एक्टिव वॉइस, ठीक है, और दूसरी तरफ आप पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में कुछ नहीं करनी है, यहाँ देखना है कि V1 है। तो आप इसको V1 को, जो प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, V1 को जब आप तोड़ेंगे तो आप क्या करेंगे, इज, एम, आर ऑक्सिलरी वर्ब आएगा और V3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये V1 को आप देखिए, पैसिव वॉइस में हमेशा V3 रहता है। आप देखिए इज, एम, आर और V3 के साथ कौन सा सेंटेंस है, तो आपको देखने मिला इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय द पीपल। सारा करना ही नहीं है आपको, ये नहीं कि उसका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मिला रहे हैं, ये आपको नहीं। बस सबसे पहला स्टेप है कि आप प्रेजेंट का प्रेजेंट में चूज करें, ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें। दूसरा स्टेप है वर्ब को डायरेक्ट लें और वर्ब को कन्वर्ट कर दें पैसिव वॉइस में, आंसर पे पहुंच जाए। चलिए अगले क्वेश्चन में जा रहा हूँ। हु रोट दिस लेटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा
एक को देखा गया है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। बहुत ही आसान है, बस मैं जस्ट वही फॉलो करना है जो मैं बोल रहा हूँ। देखिए कौन सा टेंस में, पास्ट में, पास्ट में सेंटेंस है, तो पास्ट में सेंटेंस सारे जो हैं वो सेंटेंस पास्ट में ही है, ठीक है, कोई बात नहीं। करना क्या है कि आप पास्ट में है तो ए V2 है, V2 को क्या करना है, V2 को जब कन्वर्ट करेंगे तब इससे पहले वाज और वर का यूज करेंगे। क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार वाज और वर और V3, इसको फॉलो करना है। लेकिन अगर सेंटेंस हु से शुरू हो तो हु ही लिखना है, हुल भी लिख सकते हैं। और जब हु है तो इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब हु के बाद चला जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब को आप हु के बाद प्लेस कर देते। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर बोला जाए तो ये आपको क्या करना है, हु प्लस वाज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 और उसके बाद जो भी है ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के साथ ले लूँगा। अगर बाई है तो बाई, एजेंट है तो एजेंट दे देंगे, ठीक है। तो अगर इसको बनाया जाते एक तो इस तरह से कर सकते हैं, हु लिख दीजिए, ठीक है। आप इसका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, तो दिस लेटर को आप, तो दिस लेटर हु, अब पहले हु के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार आपको ऑक्सिलरी वर्ब का सिलेक्शन करना है। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, लेटर के अनुसार हु वाज कर दे और उसके बाद लिखें दिस लेटर, दिस लेटर। और वर्ब रोट है तो इसका V3 क्या हो जाएगा, रिटेन। आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं इसलिए बाई लास्ट में चल जाएगा, क्वेश्चन मार्क होगा। ये भी सही है। देखिए एक है, अगर बाई का यूज लास्ट में नहीं करेंगे तो आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन आगे जब लिखेंगे अगर बाई से आप पैसिव वॉइस शुरू करेंगे हु हो तो बाई हु नहीं, बाई हुम लिखना है। क्या लिखना है, बाई हुम। अब बाकी वही है, बाई हुम वाज दिस लेटर रिटेन। देखिए सेंटेंस में कौन सा दिया हुआ है, बाई हुम वाज दिस लेटर रिटेन, ये पहला ऑप्शन में ही मिल गया आंसर। और दिस लेटर वाज रिटेन बाई हुम, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। हु हैज रिटेन दिस लेटर, हु वाज रिटेन दिस लेटर, ये हो नहीं सकता है। और हुम दिस लेटर वाज रिटेन बाई, देखिए बाई लास्ट में गया था, यहाँ पे हु होना चाहिए था, तो इसलिए ये भी गलत है, तो पहला आंसर होगा। तो इस तरह से अगर हु से कोई सेंटेंस शुरू हो एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो बाई हुम, अगर बाई ला रहे हैं तो हुम होना जरूरी है। अगर बाई को लास्ट में रख रहे हैं एज ए एजेंट तो आपको हु से स्टार्ट करना है सेंटेंस को, ठीक है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन में। दे हैव बिल्ट अ न्यू ब्रिज अक्रॉस द, सबसे पहले आप देखिए टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, तो हैज हैव यही होना चाहिए। ईज लगा दिया नहीं होगा, ये हैज है इसमें हो सकता है, बिल लगा दिया नहीं होगा, फिर आवाज लगा दिया, आपका आंसर ऐसे ही हो गया, बनाने की इसमें ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से परफेक्ट टेंस में अगर आप कहें कि एक्टिव वॉइस आपसे पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो क्या करेंगे, हैज हैव अगर दे रखा है, हैज और हैव, अब प्लस V3 तो रहेगा ही, तो इसके साथ कर देंगे हैज और हैव के साथ हैज और हैव हो, उसके साथ बीन देखेंगे, बीन है या नहीं। परफेक्ट टेंस बीन देखना ज़रूरी है। परफेक्ट टेंस किसी का हो, चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, वो बीन रहेगा ही रहेगा। आप जिसमें मान लेते कि हैज़ बीन, तो इतना मिलाना नहीं है। सबसे पहले आपको देखना है कि अगर सेंटेंस जिस टाइम में है उसी के अनुकूल आपको ऑप्शन में ढूंढना, एलिमिनेट करना है। पहला अप्रोच वो है। सेकेंड, अगर वो ऑप्शन दो के बीच आपको देखना है तब आप चेक कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए, अब क्या है, वाज
अब बाज है तो बाज बाज वेयर ही आएगा, तो ईज तो आ ही नहीं सकता, ऑप्शन 1 खत्म। अच्छा वाज, बी में वाज है, इसकी संभावना है। रिलेशन हैज बीन, तो ये हैज बीन हो ही नहीं सकता है। अब वाज एक दोनों में बात रह गई कि ये दोनों में कौन सा होगा। आप चल जाएंगे वर्ब के पास। वर्ब क्या है? टीचिंग। जब भी कोई V4 यानी एक्टिव वॉइस में आपको कोई देखे V1 अब प्लस ING हो, तो इसका जब वॉइस बनाएंगे इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब होगा, इज एम आर जो भी होगा, इज एम आर या वाज वेयर जो भी होगा, जिस टेंस में है देख लेंगे। और तो अगर V1 यानी जीरंड, V1 प्लस ING के V4 भी बोलते हैं, इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है तो बीइंग श्योर आना चाहिए सेंटेंस में। यानी V4 के लिए एक्टिव वॉइस से बीइंग का ज़रूरत, बीइंग होना चाहिए। आप बीइंग चेक कर लीजिए, और बाकी वही है। तो इसके लिए करेंगे तो क्या होगा, आप ऑक्सिलरी वर्ब ले लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब ले लीजिए। ऑक्सिलरी वर्ब के पास बात जो है आप बीइंग देखना है, कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए बीइंग, तब V3। तो केवल आप इस पोर्शन से चेक कर ले बीइंग कहाँ पे दे रखा है। आपका क्या है 4 नंबर, लेसन इज टॉट बाय द टीचर, इज वाज आपका टॉट बाय द टीचर वाज टीचिंग द लेसन। तो देखिए कहीं बीइंग यूज नहीं किया है, ऑप्शन गलत है। लेसन वाज टीचिंग, 2 नंबर में बीइंग का यूज हुआ है, ठीक है, 2 4 में, तो आंसर आपका 2 हो गया। तो चेक कुछ नहीं करना था क्या कि पहले तो टाइम के अनुसार एलिमिनेट कर लीजिए, और जैसे टीचिंग दीजिए तो बीइंग का यूज देखिए कि बीइंग कहाँ पे है। टीचिंग जैसे ही आएगा बीइंग आना तय है, BEING, ठीक है। अगले क्वेश्चन में सी कैन सोल्व, देखिए मॉडल वर्ब है तो कैन का कैन में ही होना चाहिए, इस तो हो नहीं सकता है, वाज तो हो नहीं सकता है। अब 2 रह गया, कैन और सोल्व। जब भी मॉडल वर्ब आए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे हैं, पैसिव वॉइस, ठीक है। मॉडल वर्ब, कोई भी मॉडल वर्ब हो, मॉडल वर्ब बोलते हैं कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड और टू भी होता है। अगर ये ETC में कर देता हूँ तो इसके साथ बी का यूज चुन है, BEB। तो आपको पास BEB का देखना है किस में है, तो देखिए बी का बी यूज हुआ है, यानी आंसर बी होगा, ठीक है। तो ये मॉडल वर्ब के बाद आप क्या करेंगे, पैसिव वॉइस अगर है मॉडल वर्ब अब प्लस बी का यूज करें या तब V3 करें, बस आंसर पे पहुँच जाए। चलिए अगले क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फोकस करना है। दोस्त अगर आपका वर्ड पावर पे फोकस करना होगा, क्योंकि वर्ड पावर पे आधारित फिल इन द ब्लैंक्स है, और मैं पिछले 3 क्लास में बता चुका हूँ वर्ड पावर। और वर्ड पावर अगर पिछले क्लास में अगर कर चुके हैं तो आप इजीली कर लेंगे इन चीज़ों को, और अगर नहीं किए हैं तो रिवीजन प्लीज़ कर लीजिए, और मैं इसको फिर आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको वर्ड पावर का अर्थ जाने। लेविश का मतलब क्या है, फ्रूगल का मतलब क्या है, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या है, वेस्टफुल का मतलब क्या है, आपको सबसे पहली बात ये समझना है। लेविश का मतलब होता है कि फिजूल खर्च करने वाला, जिसको बोले फिजूल खर्ची, अपव्ययी। हिंदी में बोले तो बोलेंगे अपव्ययी। जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट बोलते हैं, देखिए यहाँ है, ये भी सेम है, एक्स्ट्रावेगेंट अपव्ययी, जो फिजूल खर्च करता हो, ठीक है। तो आप फ्रूगल बोलते हैं मित व्ययी, जो कम खर्च करता हो, मित व्ययी। लेविश अ पर्सन हु स्पेंड्स मनी केयरलेसली, ने कोई परवाह नहीं करता हो, तो लेविश हो गया। अ पर्सन हु डजंट वांट टू स्पेंड मनी, वो चाहता नहीं है कि हम खर्च करें, तो फ्रूगल हो गया, मित व्ययी। एक्स्ट्रावेगेंट वही हो गया लेविश, जो बहुत ज़्यादा पैसा बिकता हो, कोई माने केयर नहीं करता हो। और वेस्टफुल का मतलब कि पैसा बर्बाद करना है, फ्रूगल का सिनोनिम्स है, तो आप व्यय ही हो गया। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या है। अ पर्सन ऑलवेज सेव्स मनी, देखिए बचाने की बात बोल रहा है, बोले पैसा कौन बचाएगा, और
अवॉइड्स अननेसेसरी एक्सपेंसेस। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि आपके घर में जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, घर का इनकम अच्छा नहीं है, तो वो कैसे पर्सन होंगे? वो फ्रूगल पर्सन होंगे। कैसे होंगे? फ्रूगल पर्सन होंगे। और जो अच्छे घर के वेल टू डू फैमिली के होंगे, वेल टू डू का मतलब रिच, धनी। देखिए एक वर्ड है वेल टू डू, क्या है? वेल टू डू। दोस्त थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम, कुछ इश्यूज आ गए हैं, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ करने का। एक मिनट। हाँ ठीक है। तो आप मैं कर रहा था वेल टू डू। वेल टू डू एक वर्ड याद रखिएगा। वेल टू डू का मतलब है रिच, धनी आदमी। क्या होता है? वर्ड पावर थोड़ा इनरिच करेंगे, साथ में कुछ वर्ड आ जाए तो उसको मैं मेंशन कर देता हूँ। चलता हूँ। तो क्या है कि जो अगर वित्तीय स्थिति जिनकी अच्छी नहीं है, वो फ्रूगल होते हैं, मितव्ययी होते हैं, वो सोच सोच समझ के खर्च करते हैं। और जिनकी अच्छी वेल टू डू फैमिली के हैं, वो क्या होंगे? लैविश होंगे, वो एक्स्ट्रावेगेंट होंगे, वेस्टफुल होंगे। ठीक है। अब क्या है अगले क्वेश्चन, रोहन इज टू। इससे पहले मैं आपको वर्ड पावर पे अगेन मैं डिस्कस करूंगा कि मान लेते हैं कि रोहन एक व्यक्ति है। देखिए वर्ड पावर पढ़ने का तरीका, आप रटेंगे, कितना रटेंगे वर्ड पावर, चीज़ों को आप प्रैक्टिकली यूज करना सीखे। रोहन एक व्यक्ति है जिसको 10,000 रुपीज मिलता है। रोहन गेट्स 10,000 रुपीज। कितना? गेट्स 10,000 रुपीज। मान लेते हैं कि 10,000 रुपीज उसको मिला। अब क्या करेगा? अगर रोहन थ्रिफ्टी है, देखिए अगर रोहन थ्रिफ्टी है तो ही डजंट वांट टू स्पेंड मनी। समझ गया ना? नहीं, इकोनॉमिकल होगा ये क्या होगा? इकोनॉमिकल होगा। इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब ये खर्च करना नहीं चाहेगा, यानी कि फ्रूगल, जिसको मितव्ययी बोलते हैं। तो फ्रूगल, देखिए अभी जस्ट सीखे हैं वर्ड पावर से वर्ड पावर कैसे सीखा जाता है। ये आदमी फ्रूगल होगा, ये खर्च नहीं करेगा। यानी अगर इसको कहें तो ये तीनों वर्ड को बोल सकते हैं मितव्ययी। क्या बोलते हैं? मितव्ययी। आप वन और सब्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलता है वर्ड। तो देखिए 3 वर्ड्स इससे सीख गए। अगर ये आदमी रोहन अगर 10,000 रुपीज़ है, और क्या होगा इसका परिणाम? अगर वो थ्रिफ्टी है, इकोनॉमिकल है, फ्रूगल है, ये बैंक में जाकर पैसा को जमा कर देगा, है ना? तो कंजूस आदमी का मतलब, इसको मितव्ययी बोलिए, कंजूस बोलिए, या जो भी बोल दीजिए आप, ये कभी भी पैसा खर्च करना नहीं चाहता है। अच्छा, केयरफुल, अगर ये रोहन केयरफुल होगा तो क्या होगा? एक केयरफुल होने से ये पैसे का स्पेंड करने से पहले कॉशियस होगा, सोचेगा, चेक करेगा पैसा को। अच्छा, अगर रोहन प्रोडिगल होगा, क्या होगा? प्रोडिगल होगा, तब क्या कहना है? बड़ा बड़ा पार्टी जाके दे देगा, थ्रो द पार्टी, माने कल के बारे में नहीं सोचेगा। आज 10,000 आया, खर्चा करो, कल देखा जाएगा। तो प्रोडिगल का मतलब क्या हुआ? आप व्ययी, फिजूल खर्ची, आप व्ययी या फिजूल खर्ची। ठीक है, जो बिना परवाह का खर्चा करता हो। अगर प्रूडेंट होगा तो क्या करेगा? उस पैसे को बिजनेस में यूटिलाइज करेगा, यानी वाइज। प्रूडेंट का मतलब वाइज। प्रोडिगल का मतलब एक्स्ट्रा वैगेंट भी लिख सकते हैं। प्रोडिगल का मतलब एक्स्ट्रा वैगेंट, एक्स्ट्रा वैगेंट। वेस्टफुल क्या होगा? वेस्टफुल। ठीक है। अब प्रूडेंट का मतलब क्या हो गया? प्रूडेंट का मतलब हो गया वाइज। प्रूडेंट का मतलब वाइज। प्रूडेंट के बारे में मैं एक बताता हूँ कि अकबर बीरबल की कहानी आप सुने होंगे। तो जो बीरबल था ना, वो प्रूडेंट पर्सन था। और ये क्या है? सारा एडजेक्टिव है ये। थ्रिफ्टी भी एडजेक्टिव है, केयरफुल, प्रोडिगल, प्रूडेंट, सारा एडजेक्टिव है। तो बीरबल क्या था? वो प्रूडेंट पर्सन था, बहुत ही बुद्धिमान था। तो
वाइज पर्सन जो होता है वो उसको बोलते हैं प्रूडेंट। चलिए आगे क्वेश्चन के अनुसार क्या आप फिलअप, अब आप फिलअप को भरने के लिए सीखिए। मैं वर्ड पावर सारा एक्सप्लेन कर दिया हूँ। रोहन इज टू, आगे क्वेश्चन पढ़िए। स्पेंस मनी विदाउट थिंकिंग, कोई परवाह नहीं करता, एकदम पानी की तरह बहाने वाला। तो देखिए थ्रिफ्टी होगा, एक कंजूस हो गया, थ्रिफ्टी मीन इकोनॉमिकल। केयरफुल, सावधानी पूर्वक किसी चीज का। प्रोडिगल, बिना सोचे समझे खर्च करने वाला, यानी प्रोडिगल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगले क्वेश्चन की ओर। ही प्रिपेयर्ड हिज नोट इन अ मैनर चेकिंग एवरी डिटेल ट्वाइस। देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले शब्द के बारे में, ये जो वर्ड केयरलेस, केयरलेस मैंने लापरवाह, केयरलेस का मतलब नॉट केयर अबाउट समथिंग, यानी नॉट केयरिंग अबाउट समथिंग। रफ, रफ का मतलब नॉट स्मूथ। और मेटिक्यूलस जो वर्ड है, ए मेटिक्यूलस का मतलब क्या होता है? तो मेटिक्यूलस का मतलब होता है कि बारीकी से काम करने वाला का जो गुण है व्यक्ति में, उसको मेटिक्यूलस बोलते हैं। जैसे मैं से बोलता हूँ कि अगर आपका जो कॉपी का मूल्यांकन करने वाला होता है एग्जामिनर, वो मेटिकुलसली आपके कॉपी को चेक करता है। ठीक है, मेटिकुलस प्लान, ऐसा प्लान जो कि बहुत सोच समझ के बनाया गया है। आपने अपनी स्ट्रेटजी बनाई, एग्जाम को कैसे एईडीओ को क्रैक करना है, तो आप जो प्लान बनाया या स्ट्रेटजी बनाया, मेटिकुलस स्ट्रेटजी बोल सकता हूँ उसको। छोटी छोटी चीज़ को इंक्लूड करना, बारीकी से प्लान करना, तो उसको मेटिक्यूलस बोलते हैं। तो जैसे सीबीआई हो गई, क्या करती है केस को? मेटिकुलसली है जो इंक्वायरी करती है, मेटिकुलसली उस चीज़ को जांच करती है, तो लोग मेटिक्यूलस पर्सन होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप फिलअप कर। बेग मीन्स नॉट क्लियर, बेग मीन्स नॉट क्लियर, यानी एम्बिग्यूअस एक वर्ड आता है इसका, हमेशा पूछता है एम्बिग्यूअस, यानी कि ऐसा चीज़ जो कि स्पष्ट नहीं हो, जिससे दो अर्थ निकलता हो, उसको बोलते हैं वेग। तो नॉट क्लियर बोल सकते हैं, एम्बिग्यूअस बोलते हैं। जैसे कोई बोलेगा योर स्टेटमेंट इज वेग, यानी आपका स्टेटमेंट में से क्लियर पता नहीं चल रहा है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो इस तरह से वेग मीन्स नॉट क्लियर, एम्बिग्यूअस। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। चलिए, तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे 8 नंबर में क्या है? ही प्रिपेयर हिज नोट इन अ मेटिक्यूलस मैनर, उसने नोट को बनाया और नोट को मेटिक्यूलस मैनर बनाया, मैंने इस नोट में जितनी भी चीज़ें थी सारी चीज़ को ऐड किया है, इतनी बारीकी से काम किया है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव लगाइए, मैनर के लिए एडजेक्टिव क्या? मेटिक्यूलस मैनर। ठीक है, यानी कि वाइज, वाइज हो गया। मेटिकुलस का मतलब कि इस तरह से चीज़ों को रखना कि सारा चीज़ बारीकी से इंक्लूड हो जाना। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। डोंट बी, तो इसका आपका मेटिकुलस फिलअप में भरा जाएगा। 8 नंबर में क्या? डोंट बी अबाउट योर स्टडीज, शो सम इंटरेस्ट एंड एनर्जी। देखिए दोस्त, अगर वर्ड पावर का आप एनरिच नहीं करेंगे तो फिलअप नहीं कर पाएंगे। अगर वर्ड पावर अच्छी है तो आप फिलअप बहुत इजीली कर लेंगे। चलिए मैं इसका जिक्र कर। अपेथेटिक, अपेथेटिक का मतलब क्या होता है? उदासीन, उदासीन बोल सकते हैं। यानी एक वर्ड बोल सकते हैं ना, नॉट इंटरेस्टेड। क्या बोलते हैं? नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड। देखिए इसका एक सिनोनिम्स बहुत ज़्यादा पूछता है, इम्पैसिव, याद रखेंगे। क्या बोलते हैं? इम्पैसिव। एक वर्ड होता है स्टोइक। क्या होता है? स्टोइक। मैं बताता हूँ आपको। अपेथेटिक का मतलब कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको लगातार असफलता मिल रही है, सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो अपेथेटिक हो जाते हैं आप, माने उदासीन हो जाते हैं, नॉट इंटरेस्टेड, इम्पैसिव हो जाते हैं। तो उस रीजन में बोलते हैं एपेथेटिक।
स्टोइक, देखिए साधु संत क्या है ना, स्टोइक हो जाते हैं, बैरागी जिसको बोलते हैं। क्या होता है कि उनको सुख और दुख दोनों में वो डिफरेंट नहीं करते हैं, इंडिफरेंस रहते हैं। एक वर्ड आता है इनडिफरेंस, एक और वर्ड है इनडिफरेंस भी पूछता है, तो इनडिफरेंस आप कह सकते हैं इसका सिनोनिम्स। इनडिफरेंस, सुख और दुख दोनों को एक ही पहलू से देखना, तो यानी कि नॉट उदासीन, दोनों पहलू के एक ही नज़रिए से देखना। तो आप ये अगर फेलियर हो जाते हैं ना तो फिर नॉट इंटरेस्टेड हो जाते हैं। आर्डेंट क्या, जस्ट अपोजिट इसका है, उत्साही, सिंसियर, क्यूरियस। एक वर्ड आता है जीलस, GZEALOUS, जीलस मीन्स उत्साही। ये सारा वर्ड का मतलब होता है उत्साही। इंटरेस्टेड, क्या बोल सकते हैं, इंटरेस्टेड, उत्साही। अर्डेंट होना चाहिए हम लोग को, सिंसियर भी होना चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए, एपैथेटिक नहीं होना चाहिए। तो आप चलिए फिलअप की ओर चलते हैं। क्या आपके सामने सारा वर्ड का मीनिंग पता हो गया आपको, और आपके सामने है वो, तो क्या है, डोंट बी अबाउट योर स्टडी। देखिए पूरा सेंटेंस को पढ़िए तो पता चलेगा। डोंट बी अबाउट योर स्टडी, अपने स्टडी के प्रति। देखिए ए प्रीपोजिशन है हमेशा एपैथेटिक, अबाउट, अर्डेंट, सिंसियर, क्यूरियस। अबाउट योर स्टडी, शो सम इंटरेस्ट एंड एनर्जी। बोल रहा है कि डोंट यानी निगेटिव वर्ड की बात जिक्र कर रहा है, तो एपैथेटिक निगेटिव वर्ड है। आप ऐसे भी समझे, एक निगेटिव वर्ड एपैथेटिक ही है, बाकी पॉजिटिव वर्ड है, तो यहाँ पे एपैथेटिक चला जाएगा। डोंट बी एपैथेटिक अबाउट योर स्टडी, अपने स्टडी के प्रति नॉट इंटरेस्टेड नहीं रहे। शो सम इंटरेस्ट एंड एनर्जी, देखिए यहाँ पे बता दिया है, देखिए इंटरेस्ट एंड एनर्जी, इसलिए आप एनर्जी और इंटरेस्ट दोनों दिखाएं। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगले को फिल इन द ब्लैंक्स। रितु ऑलवेज डोनेट्स टू चैरिटी, सी इज अ वेरी। देखिए अब वर्ड का अर्थ जानना होगा आपको, इसके बाद आप फिलअप करेंगे। माइजरली क्या हो गया, माइजरली का मतलब होता है कंजूस। क्या बोलते हैं इसको, कंजूस। देखिए एक वर्ड इसका सिनोनिम्स पूछता है, अस्टिंगी। क्या बोलते हैं इसको, अस्टिंगी। पढ़ेंगे, उच्चारण देखिए, बोलेंगे अस्टिंगी। और मीन, ये ज़्यादा आता है, सिनोनिम से पूछेगा तो आप। माइजरली का मतलब कंजूस, कृपण। हिंदी भी जानिए, हिंदी में भी क्वालिफाइंग करना है, लेकिन यहाँ चैलेंज है कि इंग्लिश को क्वालिफाइंग करना चैलेंज हो गया हिंदी भाषी लोगों के लिए। ठीक है। सेल्फिश क्या है, सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब अ पर्सन हु थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ ओनली, तो वैसे लोग को सेल्फिश बोलते हैं। जैसे ईगोइस्ट, सेल्फिश का सिनोनिम्स बोलेंगे तो ईगोइस्ट को बोल सकते हैं। जेनेरस का मतलब उदारवादी, जेनेरस का मतलब क्या होता है, उदारवादी, जो दूसरे के लिए समय देने के लिए तैयार है, पैसा देने के लिए तैयार है, तो वैसे लोग को फ्री में देने के लिए तैयार, तो उसको बोलते जेनेरस बोलते हैं। ठीक है। तो वैसे लोग क्या होते हैं, काफ़ी दान करते हैं, किसी को पैसा डोनेट करते हैं, तो इस सिचुएशन में होता है, इसको बोलते हैं आप जेनेरस बोलते हैं। तो उदारवादी लोग को बोलते हैं जेनेरस। अ पर्सन हु गिव मनी टू समवन, है ना, इन फ्री, या टाइम आपको होता है जेनेरस पर्सन। तो जेनेरस का मतलब होते हैं काइंड भी बोल सकते हैं, काइंड आदमी हो गया, या आप टेंडर, एक वर्ड आता है टेंडर। तो इन सारे वर्ड्स का मतलब होता है आप काइंड, टेंडर। एक वर्ड आता है मैग्नानिमस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैग्ना, ओहो, बड़ा दिल वाला आदमी, जिसको बोलते हैं बहुत ही बड़ा हृदय वाला आदमी, मैग्नानिमस बोलते हैं। तो काइंड, टेंडर, मैग्नानिमस, ये सब होना चाहिए, पॉजिटिव वर्ड है। फिल इन द ब्लैंक्स में दो चीज़ जाने, पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड। अगर ये जानेंगे ना तो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है। अब क्रूएल तो जानते हैं, निर्दयी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, निर्दयी, क्रूएल।
अब दोस्त इससे अब जब मैं सारे वर्ड का मीनिंग बता दिया हूँ, आप फिलअप खुद करने का प्रयास करें ताकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए, रितु ऑलवेज डोनेट अ चैरिटी। देखते हैं कैसे लोग चैरिटी को डोनेट करेंगे। जो उदारवादी आदमी है, जो पैसा डोनेट करते हैं। तो सी इज अ वेरी, कैसी लेडी है, तो जेनेरस लेडी, तो जेनेरस हो जाएगा आंसर। चलिए, अब है जो अगले क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, यानी अनेक शब्दों से एक शब्द, समानार्थी शब्द जिसको बोलते हैं। तो क्या है, चलिए, वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स विथ इक्वल इज, वह व्यक्ति, देखिए वन हु से जब भी होता, जो कोई, माने कोई हो सकता है, वो आदमी हो, औरत हो, या कोई बच्चा हो, तो उसके लिए वन का यूज किया है, ठीक है, कोई। इसका अगर हिंदी जानना है तो ही, इसका मतलब जो हो गया, ठीक है। हु का मतलब जो, वह जो दोनों हाथ से बराबर वेट उठाने में सक्षम हो, उसको क्या बोलेंगे। तो इससे पहले कुछ आप जानिए, उसके बाद इसको आप कर पाएंगे। देखिए, एम्बीडेक्स्ट्रस एक वर्ड है, पहला जो है ये दो वर्ड से बना है। एक एम्बी प्लस डेक्स्ट्रस, क्या बोलते हैं, दोनों का अर्थ समझे। एम्बी का मतलब होगा बोथ, एम्बी जहाँ भी है उसको मतलब होता है बोथ। जैसे एम्बिग्यूअस वर्ड है, तो एम्बिग्यूअस में क्या बोल देगा, वह आदमी जो दो पहलू को बताता हो, पता ही नहीं चलता है कि वो क्या कहना चाहता है, बेग है। तो यहाँ एम्बी मीन्स बोथ, ठीक है, एम्बी मीन्स बोथ। तो एम्बी और डेक्स्ट्रस मीन्स होता है क्या, दायां हाथ को बोलते हैं स्किल्ड। देखते हैं स्किल्ड लोग दाएं हाथ से ज़्यादा काम करते हैं, तो ये होता है स्किलफुल, इसको मतलब डेक्स्ट्रस मीन्स स्किलफुल। तो दोनों हाथ का स्किलिंग है, इक्वल वजन उठाने का। कितने लोग हैं दोनों हाथ से लिखते हैं। अब एक्सेप्शनल ऐसा देखा गया है कि कितने लोग ऐसा रिकॉर्ड बनाए हैं कि एक बार में दोनों हाथ से लिखते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे आप, एम्बीडेक्स्ट्रस बोलेंगे, ठीक है। जैसे कोई प्लेयर है, लेफ्टी भी खेलता है और राइटी से भी खेलता है, तो क्या है, एम्बीडेक्स्ट्रस प्लेयर है। अगर कोई बॉलिंग कर रहा है तो राइट हैंड से भी कर रहा है और बाएं हाथ से भी बॉलिंग कर रहा है, तो एम्बीडेक्स्ट्रस बॉलर है, ठीक है। तो आई होप कि आप चीज़ों को समझ, जैसे ही बोथ देखेंगे यानी आंसर एम्बीडेक्स्ट्रस चला गया। स्किलफुल, डेक्स्ट्रस का मतलब स्किलफुल होता है, टैलेंटेड। चलिए अगले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पेसिमिस्ट, अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। फिर मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट मैं नहीं बताता हूं, क्योंकि आप अगर वर्ड पावर को समझ जाएंगे तो आपको खुद प्रयास करना है। मैं सारे वर्ड का अर्थ बता रहा हूं। पेसिमिस्ट क्या मैंने कि पेशी जहां लगा हुआ है वो निगेटिव वर्ड है। पेसिमिस्ट का मतलब क्या है कि वन हु, पेसिमिस्ट का मतलब होता है कि वन हु does not एक मिनट, one who see one who, एक मिनट, ओहो, one who इज होपलेस, होपलेस का मतलब कि वन हु सी द डार्क साइड ऑफ हिज लाइफ या फ्यूचर। तो मैं शॉर्ट सेंटेंस बनाना चाह रहा था, वन हु इज होपलेस। एक सीधी सी बात है, होपलेस सिनोनिम सीसी का है। तो वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ द फ्यूचर, अपने फ्यूचर के डार्क साइड को देखता हो, या वन हु इज निगेटिव इन हिज डीलिंग। तो ऐसे आदमी को पेसिमिस्ट बोल सकते हैं, जिसको अगर हिंदी में बोलेंगे ना तो निराशावादी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निराशावादी। चलिए अब मिजनथ्रोप। देखिए मिजनथ्रोप दोस्त क्या है ना कि मिजनथ्रोप दो वर्ड से बना है। एक रूट वर्ड है MISIEN, माइजिन एक रूट वर्ड है, और एंथ्रोप में जुड़ा है एंथ्रोपोज एक वर्ड आता है। माइजिन का मतलब होता है हेट, समझिए चीज़ों को।
मार्जिन का मतलब हेट, किससे हेट करने वाला? एंथ्रोपोज। एंथ्रोपोज का मतलब होता है मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से घृणा करता हो। तो समझ जाइए कि अ पर्सन हु हेट्स द ह्यूमन बींग्स, इसको बोल सकते हैं वन हु या पर्सन हु, वन हु, ओ ऊपर तो दे रखा है ना इसी का जो, चलिए, हेट्स फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स, मानव जाति से जो घृणा करता हो तो उसको मिजंथ्रोप कहते हैं। तो बोलेंगे जो प्रेम करता हो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे फिलंथ्रोप। फिलन का मतलब हो गया लवर, एंथ्रोप का मैनकाइंड। तो इसका एक अपोजिट आता है वर्ड फिलंथ्रोप। फिलंथ्रोप को भी याद रखेगा, इसी जगह मैं लिख देता हूँ फिलंथ्रोप, माने इसका मतलब दो वर्ड है, फिलन, फिलन फिलन और थ्रोप। तो इसमें लिखना वन हु लव्स, ये हेट नहीं करेगा, ये लव करता है, लव्स मैनकाइंड, मैनकाइंड, तो इसको बोलते हैं फिलंथ्रोप। ठीक है। अब ईगोइस्ट, ईगोइस्ट का मतलब क्या होता है? ईगोइस्ट का मतलब होता है कि वन हु थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ, जिसको सेल्फिश आदमी बोल सकते हैं। तो इसका सिनोनिम्स हो गया सेल्फिश। क्या बोलते हैं इसको? सेल्फिश। अच्छा, मिसोजाइनिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मिसोजाइनिस्ट का मतलब हो गया कि जो कि जाइनिस्ट माने वुमेन से घृणा करने वाला, वन हु हेट्स वुमेन। देखिए माइजिन अभी बताया हेट करना, तो इसका मतलब हो कि वन हु हेट्स वुमेन, महिलाओं से घृणा करने वाला। जैसे चाणक्य के बारे में जाना जाता है कि वो महिला से घृणा करते, तो ऐसा कुछ है, तो मिसोजाइनिस्ट बोलेंगे। ठीक है। तो माइजिन प्लस जाइन प्लस IST जुड़ा है, अब माइजिन जहाँ है वहाँ हेट से है। तो आप चलिए क्वेश्चन की ओर, पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, मानव जाति से घृणा कर लें तो मिजंथ्रोप। चलिए अगले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओर। अब पर्सन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, जिसको बोलते हैं वाचाल, हिंदी में क्या बोलते हैं? वाचाल। तो एक वर्ड है टॉकेटिव भी बोल सकते हैं इसको, टॉकेटिव। ठीक है। तो ऑप्शन में क्या देखा है? रेटिसेंट। रेटिसेंट अपोजिट है। रेटिसेंट का मतलब अ पर्सन हु स्पीक लेस, बहुत कम बोलता हो, इसका मतलब हुआ कि कम बोलने वाला, कम, जिसको बोलते हैं, एक वर्ड यूज होता है हिंदी में, क्या यूज होता है कम बोलने वाला को? मितभाषी। इसको बोलेगा मितभाषी। मितभाषी मैं हिंदी में लिख देता हूँ ताकि कितने लोग अगर इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं तो धीरे धीरे हिंदी के थ्रू याद कर लेंगे। मितभाषी का मतलब हो गया वन हु या पर्सन हु, है ना, और स्पीक लेस, स्पीक्स लेस। देखिए वन है इसलिए यहाँ पे वर्ब सिंगुलर होगा, ये सब ध्यान दीजिएगा, स्पीक्स लेस। तो अब जब गारूलस, गारूलस का मतलब होगा कि अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। टैसिटर्न, अ पर्सन हु स्पीक्स लेस, यानी रिजर्व रहने वाला आदमी, जो किसी से ज़्यादा बात करना नहीं चाहता है। ठीक है। रिजर्व्ड, जो अपना पर्सनल मैटर किसी से डिस्कस नहीं करना चाहता है, वैसे लोग को टैसिटर्न कहा जाता है। इंट्रोवर्ट का मतलब हुआ कि पर्सन जिसका अंतर्मुखी हो, जो जिसका जो है वो आदमी बाहर के लोगों से ज़्यादा मिलना पसंद नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। इसका अपोजिट होता है एक्सट्रोवर्ट। इसका अपोजिट अगर होगा तो बोलेंगे, अपोजिट सेंटेंस होगा, अपोजिट वर्ड बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट, बहुमुखी, एक्सट्रोवर्ट। तो कितने लोग एक्सट्रोवर्ट होंगे? वो घर में बैठे नहीं रहेंगे, वो कहीं ना कहीं बात किसी से भी, वो चल रहे हैं ट्रेन में चल रहे हैं तो बात करते ही जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पर्सन हु, अच्छा इसका क्या आंसर होगा? अब पर्सन हु टॉक्स टू मच, आप बताइए खुद। तो इसमें हो जाएगा रेटिसेंट तो होगा नहीं, मितभाषी हो गया। टैसिटर्न भी कम बोलने वाला। इंट्रोवर्ट तो जानते हैं इंट्रोवर्ट लोग भी क्या काम करते हैं
कि वो कम ही बोलते हैं और लोगों के पास नहीं। तो आप इस तरह से गारूलस इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट का मतलब क्या है? सिनिक का मतलब क्या है? इगोइस्ट का मतलब क्या है? इंट्रोवर्ट का मतलब क्या है? हाइपोक्राइट का मतलब ये हो गया कि ऐसा व्यक्ति जो कि कहता कुछ हो करता कुछ हो, ढोंगी जिसको बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ढोंगी। आपके लिए बोलेगा ये काम नहीं करो और खुद उस चीज़ को वो करेगा। सिनिक माने हुआ निंदक। सिनिक का मतलब हो गया निंदक, वन हु क्रिटिसाइज समवन। ईगोइस्ट का मतलब मैं अभी जस्ट बताया, ईगो मीन सेल्फ होता है। ईगोइस्ट का मतलब वन हु थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ, हमेशा अपने बारे में सोचेगा। इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी। तो इस तरह से आप, ईगोइस्ट का मतलब सेल्फिश, ठीक है, और इंट्रोवर्ट का मतलब क्या हो गया? अंतर्मुखी। ये नहीं कि वो अपने बारे में सोचते हैं, अंतर्मुखी किसी से ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। तो इस तरह से अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, इसका मतलब है कि वो आदमी जो दिख रहा है, जो बोल रहा है, वो है रियल में वो नहीं। तो ये हाइपोक्राइट वैसे लोग को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइपोक्राइट। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, हैंडराइटिंग। अ हैंडराइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड। इसका मतलब क्या कि ऐसे हैंडराइटिंग जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी है नहीं, तो मैं प्रयास करता हूँ कि वो उसको लीजिबल लिखूँ तो वो पढ़ा जा सके। तो आप देखेंगे कि निगेटिव वर्ड का यूज कर रहा है। एक एलिजिबल होता है, एग्जाम में आप जाते हैं ना तो एलिजिबल होते हैं, माने योग्यता। एलिजिबल माने आपका क्या क्या योग्यता है। एलिजिबल ये जो है इसका मतलब हो गया कि ऐसे हैंडराइटिंग जिसको पढ़ा नहीं जा सके, माने नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, तो ऐसे को बोलते हैं एलिजिबल। चलिए अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब क्या है? अबॉलिश का मतलब होता है किसी चीज़ का एंड कर देना, ख़त्म कर देना है। एंड समथिंग ऑफिशियली, लेकिन ऑफिशियली। जैसे देखिए लॉ, कोई नियम है, ये लॉ को ख़त्म करना है, तो इसके लिए अबॉलिश किया जाएगा उस चीज़ को, ठीक है। तो अबॉलिश करना इसको बोलते हैं। लॉ हो गया। तो आप क्या काम करेंगे कि अबॉलिश का क्या है, आपको सिमिलर वर्ड ढूंढना है। तो देखिए इसका अबॉलिश का मतलब रिपील भी होता है, एक वर्ड क्या होता है? रिपील भी होता है। एक अनल वर्ड भी होता है। आप ये बोल सकते हैं अबॉलिश को क्या मतलब, रिमूव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिमूव। लेकिन सब वर्ड्स के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। रिमूव, तो ये सब सारे डू अवे विथ, एक याद रखें फ्रेजियल वर्ड है। डू, सॉरी, ओहो, डू अवे विथ, याद रखेंगे। फिलअप में हमेशा पूछता है इस चीज़ को, डू अवे विथ। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आपके बहुत सारे वर्ड आएंगे, लेकिन आप धीरे धीरे चीज़ों को 2 या 3 वर्ड हर किसी का जाने तो धीरे धीरे आप यानी रीच कर लेंगे। 1 मंथ के अंदर इनफ आपके पास वर्ड पावर हो जाएंगे। बट उसका यूज करना सीखिए सेंटेंस में भी। जैसे देखें कि अगर बताएंगे ना कि दास प्रथा को अबॉलिश किया गया था, वो क्या एक सिस्टम था। लॉ को करना, सिस्टम को करना थोड़ा डिफरेंट है। तो जैसे ओल्ड टैक्स को अबॉलिश कर दिया, तो इस तरह से कई एनपीएस ओपीएस था उसको अबॉलिश करना या जो भी है, तो इस तरह से अबॉलिश का मतलब कि वो चीज़ को हटा देना। जैसे पहले सती प्रथा था तो सती प्रथा को अबॉलिश किया गया। तो इस तरह से देखेंगे तो क्या होगा? कैंसिल, एक वर्ड है कैंसिल, क्या सिमिलर वर्ड है, ठीक है। कैंसिल कंटिन्यू होता है, क्रिएट तो होगा, मेंटेन होगा नहीं। चलिए एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विपत्ति। क्या होता है? विपत्ति या दुख, जिसको सौरो बोल सकते हैं, एगोनी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एगोनी। तो इस तरह से आप मिस फॉर्चून,
यहाँ सिनोनिम्स होगा, फॉर्चून तो होगा, हैप्पीनेस तो होगा, अपॉर्चुनिटी तो होगा नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एमिएबल, अच्छा एमिएबल का क्या है, सिमिलर वर्ड, ठीक है। एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार। एमिएबल का मतलब क्या होता है, मिलनसार। देखिए यहाँ एक वर्ड आता है एमिएबल का, एमिकेबल, एमिकेबल, लेकिन दोनों में अंतर है। अगर किसी व्यक्ति के लिए देगा तो एमिएबल पर्सन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एमिएबल पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो कि मिलजुल के रहता हो, बहुत मिलनसार हो, तो एमिएबल पर्सन बोलेंगे। देखिए एडजेक्टिव है ये, इसलिए क्वालिफाइंग करेगा नाउन को, एमिएबल पर्सन। लेकिन अगर एमिकेबल का यूज कर रहे हैं तो किसी कंट्री के लिए कर सकते हैं, या रिलेशन के लिए कर सकते हैं, या सिचुएशन के लिए कर सकते हैं। तो सिचुएशन के लिए करना हो तो आप एमिकेबल का यूज करेंगे। देखिए क्लोज वर्ड का मीनिंग अलग अलग थोड़ा होता है, फिलअप में आपको परेशानी होगी। सिनोनिम्स एंटोनिम्स चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप जानेंगे, दूर दूर रहेगा आप मार लेंगे। बैंकिंग का स्टूडेंट होंगे या सीजीएल का स्टूडेंट होंगे तो इस तरह से आपको स्टडी करना होगा। सिनोनिम्स किसी भी वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं, बहुत क्लोज मीनिंग होता है बट डिफरेंट होता है। तो इस तरह से एमिकेबल का, जैसे कि देयर इज नो एमिकेबल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अभी का जो सिचुएशन है, तो वहाँ पे एमिकेबल कंट्री के लिए यूज होता है, ठीक है। मैं चलता हूँ अगले वीडियो। एमबी, फिर देखिए फिर एमबी आया। एमबी मीन्स होता है बोथ। अगिवस मीन्स ऐसा जो कि दो तरह का स्टेटमेंट बताए। तब बोलिए कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, कन्फ्यूजिंग, यानी नॉट क्लियर। बेग, इसका मतलब हो गया बेग, एक वर्ड आता है बेग, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। या बोल सकते हैं अनसर्टेन, क्या बोल सकते हैं, अनसर्टेन, ठीक है। तो इन सारे वर्ड को बोलते हैं एम्बिग्यूअस। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अब क्या है, अपोजिट वर्ड देना है। क्या अपोजिट वर्ड, ध्यान रहे कभी भी एग्जाम में बैठे हैं तो देख ले, ऐसा नहीं कि सिनोनिम्स है अपोजिट मार के आ गए, अपोजिट है सिनोनिम्स मार गए और एग्जाम से निकलने के बाद आप रिग्रेट कर रहे हैं। एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर। एबंडेंट का मतलब क्या होता है, प्रचुर। इसका मतलब है प्रचुर। प्रचुर का मतलब कि एनफ, क्या बोल सकते हैं एक वर्ड, एनफ, या बोल सकते हैं सफिशिएंट। तो इन वर्ड में क्या है, क्या अपोजिट वर्ड है। जैसे अबंडेंट रिसोर्सेज, आप बोल सकते हैं इसको। देखिए एडजेक्टिव का यूज करना ऐसे सीखें, जैसे बोल सकते हैं अबंडेंट, अबंडेंट रिसोर्सेज। अगर अबंडेंट रिसोर्सेज बोलते हैं तो बोलते हैं कि प्रचुर मात्रा में संसाधन उपलब्ध है, कमी नहीं है। अगर स्कार्स रिसोर्सेज बोलेंगे तो वहाँ लेस की बात बोल रहे हैं कि कम। स्कार्स मीन्स कम, स्कार्स मीन्स अभाव, ठीक है। द स्कार्स रिसोर्सेज, द स्कार्स उसका मतलब उस चीज़ का अभाव होना। अबंडेंट मतलब प्रचुर। चलिए दोस्त अब इसका क्या है, अच्छा प्लेंटी, आप जानते हैं प्लेंटी काफ़ी को बोलते हैं, ह्यूज, ह्यूज मात्रा को बोलते हैं, बहुत ज़्यादा को सफिशिएंट पर्याप्त को बोलते हैं। तो आपको अपोजिट है तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्कार्स हो जाएगा, ठीक है। ओ यहाँ पे हो जाएगा स्कार्स, अपोजिट है तो स्कार्स। चलिए अगले क्वेश्चन के। एंशियंट, अपोजिट ऑफ द एंशियंट। एंशियंट में पुराना, ओल्ड का मतलब पुराना होता है, एंटिक का मतलब भी पुराना होता है, और पास्ट का मतलब भी पुराना, तो यहाँ पे मॉडर्न हो जाएगा, ठीक है। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। देखिए दोस्त यहाँ जितना भी क्वेश्चन में वर्ड पावर है वो WS है, आप किसी को नहीं छोड़ नहीं सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट है। आपको तब विश्वास होगी जब आप एग्ज़ाम में जाके बाहर निकलेंगे, तब पता चल जाएगा कि मेरा जो सोर्स है वो कहाँ से मिला है। एग्जामिनेशन हॉल के बाद आपको रिग्रेट नहीं करना पड़े, इसलिए मेरी वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखें। मैं काफ़ी मेहनत का एक्सप्लेनेशन करता हूँ, और टीचर की तरह केवल मीनिंग बता के मैं नहीं निकलता हूँ, सिचुएशन आपको देता हूँ, क्रिएट करता हूँ। तो स्किप भी वीडियो ना करें, और
आपको अच्छा वीडियो लग रहा है तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जो कि जिनको ज़रूरत है वो भी तो इसको यूज कर सकें। मेरा इतना चिल्लाने मेहनत करने का फ़ायदा अगर किसी को मिल सकता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मेरे साथ साथ आपके लिए भी वो चीज़ बहुत बड़ी बात हो जाएगी। चलिए, बेनीवोलेंट, बेनी शब्द देखिए कुछ रूट वर्ड है, अगर वो जान जाते हैं ना तो आप क्वेश्चन का आंसर ही आप निकाल ले सकते हैं। बेनी पॉजिटिव वर्ड है। बेनी क्या है? बेनी क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। तो बेनी का मतलब बेनीवोलेंट, यहाँ वर्ड जो यूज कर रहे हैं बेनी वर्ड है और प्लस वोलेंट, समझिए। बेनीवोलेंट का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड है और मालवोलेंट इसका जस्ट अपोजिट है। तो बेनी का मतलब क्या? पॉजिटिव और बेनीवोलेंट। तो बेनीवोलेंट और मालवोलेंट, आपको बेनीवोलेंट होना चाहिए। बेनीवोलेंट का मतलब उदारवादी। क्या होना चाहिए? उदारवादी, यानी दूसरे के लिए आप सोचते हैं, दूसरे को पैसा देते हैं। जेनेरस, जिसको एक वर्ड बोल सकते हैं जेनेरस, बेनीवोलेंट, जेनेरस। मैग्नानिमस मैं यूज किया हूँ, मैग्नानिमस। तो ये सारा वर्ड है जो कि आपको जानना है। तो बेनीवोलेंट माने उदारवादी, तो मालवोलेंट का मतलब द्रोही। क्या बोल सकते हैं इसको? द्रोही, जो आपको क्षति पहुंचाए। आपको तो सपोर्ट करना एक अलग बात है। काइंड, जेनेरस, नोबल, ये सब सिनोनिम से आपका अपोजिट वर्ड था, तो मालवोलेंट है। बेनी जैसे ही देखेंगे ना उसका अपोजिट मालवोलेंट हो जाएगा। बेनी का अपोजिट माल, ये मालवोलेंट। तब माल वर्ड जैसे देखेंगे निगेटिव वर्ड है। बेनी जैसे बेनिफिशियल, देखिए वहाँ पर बेनी पॉजिटिव वर्ड है ना। अब ब्लंट, चलिए अगले वर्ड में। ब्लंट, ब्लंट का मतलब होता है भुथरा, नॉट शार्प। ब्लंट का मतलब नॉट शार्प, नॉट शार्प। तो इसका क्या अपोजिट वर्ड ढूंढना है, तो शार्प हो जाएगा। इसको सिनोनिम से डल बोल सकते हैं। डल देखिए इस नीचे जो है सिनोनिम दे रखा है, तो डल भी सिनोनिम से आता है। ठीक है, चलिए अब है इडियम्स एंड फ्रेजेज। इडियम्स एंड फ्रेजेज में जब जाएंगे तो एक इडियम्स एंड फ्रेजेज का रूल है कि अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग दे रखा है तो वो कभी आंसर नहीं होगा, उससे मिलता जुलता है। कहीं स्टोन लिख दे या थ्रो लिख दे, इस तरह से ऑप्शन में दे दे तो उसको काट लीजिएगा, ऐसे ही आंसर नहीं होगा। यहाँ पे नहीं वैसा है, बट आगे वैसा देखने को मिलेगा। एट अ स्टोन थ्रो, देखिए इसको समझिए आप। एट अ स्टोन थ्रो का मतलब क्या हो गया कि एग्जाम्पल में समझिए कि अगर आप जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह पे जो नज़दीक में है उसको एट अ स्टोन थ्रो बोल सकते हैं। अगर आपके पास मंदिर कोई है तो बोल सकते हैं कि द टेम्पल इज एट अ स्टोन थ्रो फ्रॉम माई क्वार्टर, माने वो मेरे नज़दीक है, यानी नज़दीक होना, बहुत नज़दीक होना। तब इसका मैं बोल सकते एट अ शॉर्ट डिस्टेंट, कम दूरी में होना, इतनी दूरी में होना कि अगर हम पत्थर मारे तो वहाँ पहुँच जाएगा। समझिए, इसी से फ्रेज बना है। तो इसका मतलब क्या है? आपका एक फिगरेटिव बात मैं कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ कि एग्जामिनेशन इज एट हैंड, एक एट हैंड भी एक वर्ड यूज करता है। एट हैंड मतलब भी होता है नज़दीक में। एट हैंड का मतलब होता है नज़दीक में। क्या होता है इसका? नज़दीक में, नज़दीक में। जैसे बोलते हैं माई एग्जामिनेशन इज एट हैंड, माने मेरा एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक में है, बोल सकते हैं। देखिए सेंटेंस में अगर यूज करेंगे ना तो आपको जो चीज़ें हैं वो हमेशा के लिए समझ में आ जाएगी। एग्जामिनेशन इज एट अ स्टोन्स थ्रो, ऐसा भी बोल सकते हैं। इसका मेरा एग्जामिनेशन है वो नज़दीक में है, या इसी को बोल सकते हैं माई एग्जामिनेशन इज एट हैंड भी बोल सकते हैं। तो देखिए कौन सा, वेरी फार नहीं, वेरी नियर नहीं। अब तो आप समझ गए होंगे क्या आंसर होएगा। तो इस तरह वेरी नियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बहुत अच्छा है, इडियम्स एंड फ्रेजेज है। आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज दोस्त
आपको खुद इसको चूज कर लेंगे। मैं सिचुएशन देता हूँ, जैसे कि आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का बात हो तो इसका मतलब हो गया कि अगर आप किसी गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, ट्रेन से आप टिकट कटवा चुके थे जाने के लिए, लेकिन हुई क्या कि वो गाड़ी आपको छूट गई। आपको क्या लग रहा है कि रिग्रेट हो रहा है कि यार मेरी गाड़ी छूट गई, एसी में मैं बनवाया था, मेरा इतना पैसा चला गया। और जस्ट आपको न्यूज़ मिलता है कि जिस गाड़ी में आप गए उस एक्सीडेंट हो गई, तो अब आपको क्या लगेगा? अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज लगेगा। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब कि आपको एक वरदान था, वो क्या है, भगवान ने आपको बचा लिया। तो शुरू में तो वो खराब लगा, लेकिन वो बाद में वरदान साबित हो गया, तो उसको बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्या बोलेंगे उसको? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो दोस्तों आप इस चीज़ को आप समझे, ऑप्शन को देखिए और खुद लगाने का प्रयास कीजिए ताकि चीज़ें समझ में आए। आप देखिए, ब्लेसिंग दैट इज नॉट विजिबल, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो क्या मैं बोला हूँ, इडियम फ्रेजे में सेम टू सेम ले ले। देखिए ब्लेसिंग यहाँ, ये कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। समथिंग गुड दैट सीम्स बैड, शुरू में कुछ अच्छा खराब लगना, एट फर्स्ट। समथिंग गुड, कुछ माने चीज़ें अच्छी है, बट दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट, लेकिन शुरू में आपको खराब लगता है। अब मान लेते हैं कि किसी बंदे को नौकरी नहीं मिली, मैं मानता हूँ किसी तरह से, और उसके बाद वो कोई बड़ा सा व्यापार करता है, वो करोड़पति बन जाता है। अब सोचिए ये क्या था, ये बन के जाएगा, ये आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाएगा उसके लिए। तो इस तरह से क्या बोलेंगे, बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। गुड के साथ क्या, अच्छा देखिए इस तरह का आप फिलअप में बहुत बार देखने को मिलेगा। कुछ नहीं करना, गुड रहे या बैड आए या क्लेवर आए या डेक्स्ट्रस वर्ड भी यूज करता है। क्या बोलता है? डेक्स्ट्रस, जो भी रहेगा। तो इन चारों वर्ड, ये सारे वर्ड के साथ ऐट का यूज कीजिए हमेशा। और इधर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा या स्किलफुल एरिया, स्किल्ड एरिया। जैसे ही इज गुड एट इंग्लिश, नॉट इन होगा, ही इज गुड एट इंग्लिश, ही इज बैड एट इंग्लिश। तो इस तरह से आप एट का यूज करें। चलिए अगले क्वेश्चन में, ही हैज़ बीन वर्किंग हियर 2 ईयर। देखिए ये टेंस से संबंधित है, तो यहाँ देखेंगे कि पीरियड ऑफ टाइम्स है, तो पीरियड ऑफ टाइम्स के पहले क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के पहले हम फॉर का यूज करते हैं। क्या इसका यूज करते हैं? और सिंस का जो यूज करते हैं वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ से एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर, जैसे जनवरी हो, मंथ का नाम हो, आप ऐसे कर लें, किसी भी मंथ का नाम हो या डे का नाम हो, नेम, मंथ ऑफ नेम, जैसे जनवरी एग्जाम्पल के लिए, मंथ जैसे मंडे, ठीक है। तो आप इस तरह से आप ऐसे कर ले, सबसे बेस्ट होगा, सबसे बेस्ट होगा आप ऐसे समझें। मैं फॉर के लिए अलग बना रहा हूँ और सिंस के लिए अलग कर रहा हूँ, ठीक है। अगर 4 डेज, अगर डेज लिखेगा तब फॉर यूज कीजिए, और डे का नेम लिख देगा जैसे संडे, मंडे, तब आप सिंस का यूज कीजिए। जैसे ईयर लिख देगा या मंथ लिख देगा तब ईयर, ठीक है, या मंथ लिख देगा या मंथ, तो मंथ, अगर मंथ का नेम दे देगा जैसे कि जनवरी, फरवरी, तो इस तरह से पॉइंट ऑफ टाइम इसको बोलते हैं। ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, और ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम।
तो देखिए 2 ईयर्स है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ सिंस नहीं फॉर का यूज होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ही हैज बीन एब्सेंट, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मंडे, अभी जस्ट बताया वो मंडे पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या है ये पॉइंट ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या करना है, सिंस का यूज करना है। चलिए तो सिंस का यूज होगा। अगले क्वेश्चन, आई एम इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड के साथ क्या प्रीपोजिशन आता है, तो इन आता है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड है, इंटरेस्ट के साथ आपको इन का यूज करना है, इंटरेस्ट इन समथिंग। ठीक है, तो आई एम इंटरेस्टेड इन। तो दोस्तों ये मेरा एक्सप्लेनेशन आज का था, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरा एक्सप्लेनेशन से पूर्ण रूप से संतुष्ट आप होंगे, और मैं और भी बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे दिमाग में होता है कि जिनकी इंग्लिश बैकग्राउंड अच्छी नहीं है वो ही मेरी वीडियो को समझ सकें। मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी प्लीज़ मेहनत कीजिए। और इसके साथ मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना प्लीज़ नहीं भूलिए, इससे मेरी मोराले हाई होती है। और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मैं अगले वीडियो के साथ आऊँ तो आपको तुरंत मिल जाए। चलिए धन्यवाद इसी के साथ।